नमस्कार, आपकी आवाज आप देख रहे हैं, आपके साथ में श्वेता राजपूत। नेपाल में सत्ता की गति हिल चुकी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। वजह देश भर में भड़का युवा आंदोलन, हिंसा, आगजनी और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरा जनसैलाब। राजधानी काठमांडू छावनी में तब्दील हो चुका है। सेना गश्त कर रही है और सड़कों पर गूंज रहा है, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। सवाल है कि नेपाल के पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है, अब आगे क्या नेपाल में सरकार लौटेगी या फिर राजशाही की होगी वापसी? देखें रिपोर्ट। भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल जल रहा है। हिंसा की आग संसद से सड़क तक उठ रही है। सोशल मीडिया वैन ने चिंगारी दी और सड़कों पर उतरा एक ऐसा तूफान जिसने सत्ता की नींव हिला दी। सरकारी इमारतें जलती रहीं, नेपाली संसद तक को नहीं बख्शा गया। बीते 2 दिनों में नेपाल के इतिहास की अब तक की सबसे भयानक अशांति देखने को मिली। काठमांडू के साथ ही नेपाल के सभी बड़े शहरों में सड़कों पर नारे लगाते युवाओं की भीड़। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, झंडे लहराते लोग और भीड़ को काबू के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग करती पुलिस। दरअसल नेपाल के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत तो हुई सोशल मीडिया वैन से, लेकिन देखते ही देखते एक ऐसी चिंगारी बन गई जिसकी आग में पूरा नेपाल जल उठा। सिंह दरबार से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के घर, सरकारी दफ्तरों, मंत्रियों के घरों, यहाँ तक कि संसद भवन तक को युवाओं की आक्रोशित भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। संसद भवन से एक एक सामान को बाहर निकालकर तोड़ डाला गया। इस आंदोलन में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। हालात इतने बिगड़े कि नेपाल की सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया। हवाई अड्डा बंद, उड़ानें डाइवर्ट, बंद दुकानें, वीरान सड़कें और सड़कों पर गश्त करती सेना, जिससे हिंसा की ज्वाला को शांत किया जा सके। लेकिन नेपाल में हालात बेकाबू हैं। सेना की सख्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लूट और आगजनी में शामिल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या ओली के इस्तीफे के बाद जिंजी का गुस्सा थमेगा? क्योंकि युवाओं का आंदोलन अब सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक वंशवाद के खिलाफ एक क्रांति में बदल चुका है। नेपाल की ये आग केवल एक बगावत नहीं, ये भविष्य की सियासत को बदलने वाली चेतावनी भी है। अब जब पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है, तब सवाल है कि क्या अब गुस्सा थमेगा? जेनजी की इस क्रांति के बाद क्या अब सत्ता बदलेगी
या सोच? देखना होगा कि क्या जिंजी का ये विद्रोह नेपाल के इतिहास का नया मोड़ साबित होता है या फिर कुछ और। क्योंकि पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में जो कुछ भी हुआ या हो रहा है वो पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी भी है और सबक भी। क्योंकि आंदोलन की आड़ में जब भी हिंसा भड़की, नजारा नेपाल जैसा ही रहा। पड़ोसी मुल्क के नाते भारत भी नेपाल के हालात पर नजर बनाए हुए है और नेपाल में फंसे करीब 400 से ज्यादा भारतीयों के लिए विशेष विमान भेजने की तैयारी में है, जिन्हें सकुशल वापस लाया जा सके। बहरहाल अब देखना होगा कि नेपाल में आई क्रांति के बाद कब शांति बहाल होती है। जिंजी ने नेपाल में जिस भ्रष्ट तंत्र पर आंदोलन किया, वहां अब सरकार लौटती है या फिर राजशाही चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बजट में कटौती के खिलाफ साथ ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर आ चुके हैं और राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। देखिए। नेपाल में सरकार के खिलाफ बीते 3 दिनों से जिंजी का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं एक और देश जहां नेपाल की तरह ही जमकर प्रदर्शन और बवाल मचा है, वो देश है फ्रांस, जहां की राजधानी पेरिस की सड़कों में खूब उबाल मचा हुआ है। दरअसल फ्रांस में इन दिनों सड़कों पर अराजकता और संसद में अस्थिरता दोनों से जूझ रहा है। बुधवार की सुबह राजधानी पेरिस और कई बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण टकराव हुआ। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से शुरू हुए इस अभियान ने पूरे देश में परिवहन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। कहा जा रहा है कि अकेले पेरिस में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह कचरे के डिब्बे और बैरिकेड्स लगाकर सड़कें जाम कर दी। बोर्दा और मार्सिले जैसे शहरों में भीड़ ने चौराहों को घेर लिया। पुलिस पर फ्लेयर्स और बोतलें फेंकी गईं, जबकि राजधानी के रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अधिकारियों का ये भी अनुमान है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, भीड़ और भड़क सकती है। आपको बता दें कि ये हिंसक आंदोलन ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने महज 24 घंटे पहले ही देश के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लोकोर्नु की नियुक्ति की है। लोकोर्नु ने संसद में भरोसा खो चुके पूर्व पीएम फ्रांसवा बायरो की जगह ली है। कहा जा रहा है कि बायरो ने देश का कर्ज कम करने के लिए करीब 35 अरब डॉलर की कटौती योजना पेश की थी, लेकिन ये सख्त कदम जनता को रास नहीं आया और उनकी सरकार गिर गई। अब पूरे फ्रांस में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुरक्षा और शांति के लिहाज से सरकार ने 80,000 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए हैं, जिससे इस आंदोलन को काबू में किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। एक तरफ नेपाल और दूसरी ओर फ्रांस में भी अब इस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी है। इसी पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
उनका रुख कर लेते हैं। विनय, फिलहाल मैं चाहूंगी सबसे पहले आप ताजा हालात नेपाल में क्या है उसको लेकर जानकारी दीजिए। और देखिए, नेपाल में आज कम से कम उस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं जो कि पिछले 2 दिनों से आ रही थी। चूंकि सेना सड़कों पे उतर आई है और कर्फ्यू शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए पूरे नेपाल में लगा दिया गया है। तो ऐसे में कम से कम आज ये कहा जा सकता है कि ऐसी आगजनी और हिंसक तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब आगे नेपाल में क्या होगा। तो कई ऐसे चेहरे, राजनीतिक चेहरे, जिन्होंने नेपाल के इस उग्र प्रदर्शन को समर्थन दिया, कई नाम ऐसे हैं जो कि कहा जा रहा है कि अगले जो राजनीतिक बड़े चेहरे होंगे नेपाल के यही होंगे, चाहे वो नेपाल के पूर्व मेयर हो, चाहे वहाँ के फेमस सेलिब्रिटी हो। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेपाल में हुए इस हिंसक आंदोलन का समर्थन किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और अब ये कहा जा रहा है कि जो युवा हिंसा कर रहे थे सड़क पे, वो चाहते हैं कि इनमें से कोई अब हमारा देश का प्रधानमंत्री बने। तो फिलहाल अभी चूंकि सेना सड़कों पे है और कर्फ्यू शाम का लगा दिया गया है, राष्ट्रपति भवन जिसको आग के हवाले कर दिया गया था, उसके बाहर भी सेना अब खड़ी है। तो फिलहाल अभी ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में वहां पे और परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर आगजनी और जो हिंसक घटनाएं हुई थी उसमें कमी आई है। लेकिन इन सब के बीच एक और मामला सामने आया है कि इस हिंसक घटनाओं, चूंकि ये जो आगजनी और जो हिंसक घटनाएं हुई वो राजनेताओं के खिलाफ हुई, चाहे वहां के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हो, वहां के मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो। लेकिन ये भी एक मामला सामने आया है कि इसी दौरान वहां पर कई लूटपाट की घटनाएं भी हुई हैं। यानी कि इस भीड़ में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि वहां पे लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। कई दुकानें, कई शोरूम को लूटे जाने की बात वहां पे सामने आई है। अपराध भी वहां पे बड़ा है। तो ना सिर्फ इस आंदोलन में जो आंदोलन जो कि हिंसक घटनाएं कर रहे थे, भारतीय नेपाल में 400 से ज्यादा फंसे हुए हैं, ये जानकारी आई है। उन्हें निकालने के लिए सरकार कैसे तैयारी कर रखी है और कब तक उनकी वापसी हो सकती है, कोई जानकारी इसको लेकर अभी? बिल्कुल, सरकार, भारत सरकार की तरफ से बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है और जो लोग नेपाल में फंसे हुए हैं भारतीय, उनकी सुरक्षित निकालने की भी तैयारी में है। अभी चूंकि पिछले आज की बात की जिस तरह हमने कि आज अभी तक किसी तरह की आगजनी घटना नहीं आई है। आने वाले 1-2 दिनों में ये हो सकता है कि जो प्रदर्शन अभी पिछले 2 दिनों में जो हमने उसका हिंसक रूप देखा वो और कम हो जाए। और उसके बाद भारत सरकार लगातार, चूंकि सेना अभी फिलहाल नेपाल पर में इस पूरे आगजनी और हिंसक घटनाओं को रोके हुए है, तो सेना वहां के सेना से संपर्क करके जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने की तैयारी में है। और इसके लिए बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की गई जिसमें भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार हर भारतीय के साथ है जो नेपाल में फंसे हुए हैं। उनको ये कहा गया है कि किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार उनके साथ है और जल्द ही भारत सरकार उनको सुरक्षित नेपाल से भारत लाएगी। तो भारत सरकार की भी इस पूरे घटनाक्रम पर निगाहें और जल्दी भारत सरकार का कहना है कि जल्दी सभी जो भारतीय नेपाल में फंसे हैं उनको सुरक्षित भारत लाया जाएगा। जी, तख्तापलट के बाद अब अगली सरकार कब तक बन सकती है, या फिर नेपाल में यूं समझे कि राजशाही लौटेगी? देखिए, जिस तरह से नेपाल में ऐसे राजनेता जिन्होंने इस पूरे हिंसक घटना का समर्थन किया है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो युवा हैं, वो चाहते हैं कि अब ये लोग हमारे देश की गद्दी पर बैठे। तो अभी ये माना जा रहा है कि कुछ दिन इस पूरे घटनाक्रम का परिणाम क्या होगा इसको लेकर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे जनता सरकार से परेशान थी, नाराज थी। जो बैन लगाए गए सोशल मीडिया से उसके बाद वो और ज्यादा उग्र हो गए। तो इसलिए वहां पे जनता चाहती है कि अब ऐसे लोग सत्ता पे बैठे कि जो उनके हित की बात सुन सके। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर था, महंगाई, बेरोजगारी जो चरम सीमा पर थी, वो कम हो। इसलिए लोग वहां पर चाहते हैं कि उनके जो समर्थक रहे हैं इस पूरे हिंसक घटनाओं में, वो लोग उनके कुर्सी पर बैठे, सत्ता पे बैठे। और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नेपाल में बहुत कुछ घटनाक्रम बदलेगा। देखना होगा कि क्या वहां पर किसी तरह से कोई नया नेता गद्दी पे बैठता है या फिर राजशाही जो चल रही है
उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन संभावना यह है कि किसी नए चेहरे को वहां पे राजनेता के तौर पे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी में वहां की जनता है। जी अच्छा विनय, एक बात ये भी है क्योंकि जेनजी के सोशल मीडिया के मुद्दे से इसकी शुरुआत हुई थी और आगे अंततः ये भ्रष्टाचार का रूप ले लेती है और इसके बाद प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। सेना ने अभी मोर्चा संभाल लिया है। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? सुचारू रूप से सब सही रहेगा? देखिए, आज जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई है, तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सामान्य जो परिस्थितियां हैं वो हो सकती है और ये होनी भी जरूरी है, क्योंकि नेपाल की जनरेशन जिस सरकार के खिलाफ ये हंगामा किया था, ये आगजनी की थी, वो सरकार अब वहां से हट चुकी है और नेपाल की जनरेशन भी चाहती है कि सत्ता और जो सुविधाएं हैं वो उनको सुगमता से मिले, सत्ता में ऐसे लोग बैठे जो कि उनके हित के बात करें। तो इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, चूंकि सेना ने मोर्चा संभाला है और लाजमी है कि हिंसक घटनाओं में आज कमी देखने को मिली है, तो आने वाले दिनों में इसमें और कमी हो सकती है। जल्द ही हो सकता है कि ये तमाम चीजें, जब नई सरकार का जब अगर गठन होगा तो उसके बाद से ये तमाम जो आंदोलन है वो शांत हो सकेगा और देखना होगा कि जो गद्दी पर अगर जिसकी बात की जा रही है, जिन चेहरों की बात की जा रही है, उनमें से कोई बैठता है तो क्या नेपाल की ये जनरेशन उनसे संतुष्ट होती है या नहीं, तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले से सामान्य है। जी अच्छा, क्योंकि विनय देखिए, एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल और सहयोगी देश इधर फ्रांस है। नेपाल की तरह ही फ्रांस में भी सड़कों पर हंगामा और बवाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल ताजा जानकारी क्या है और इन आंदोलन के पीछे की जद क्या लगती है अभी? देखिए, बिल्कुल अब कहीं ना कहीं जो हमने घटनाक्रम या फिर ये कहें कि वहां की जनता की नाराजगी नेपाल में देखी और अब यही स्थिति फ्रांस की राजधानी पेरिस में और फ्रांस के कई बड़े शहरों में देखने को मिल रही है। वहां के भी लोग अपने सरकार से नाराज दिख रहे हैं और इसलिए सड़कों पे उतरे हैं। कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो अब ये घटनाक्रम, चूंकि नेपाल एक बड़ा हाल ही में घटनाक्रम का उदाहरण है और कहीं ना कहीं जब नेपाल में इस तरह का घटनाक्रम हुआ तो हो सकता है कि उसी घटनाक्रम को देखते हुए फ्रांस के लोगों ने भी इस तरह का निर्णय लिया कि वहां पर भी इस तरह की आंदोलन किया जाए और यही वजह है कि वहां पर भी सड़कों पर लोग उतरे हैं। हालांकि वहां की सरकार की तरफ से इस आंदोलन को रोकने के लिए तैयारी की गई है, लेकिन अभी स्थिति वहां पर भी लगभग आंदोलनकारियों की सड़कों पर है और सरकार और आंदोलनकारी फिलहाल आमने सामने हैं। जी अच्छा, क्योंकि देखिए पेरिस जैसे विकसित शहरों में भी इस तरीके की जो ये घटनाएं हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें आई है, वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। क्या अर्थ इसका निकाला जा सकता है? और देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फ्रांस, पेरिस ये ऐसे देश हैं जिनको शिक्षित देश और बहुत विकसित देश कहा जाता है। यहाँ के लोगों के लिए कहा जाता है कि बहुत शिक्षित हैं, समझदार हैं, लेकिन वहां पर भी इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो पता चलता है कि वहां पर भी जो जनता है सरकार से परेशान है और कभी शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि इतने बड़े देशों में भी इस तरह से सड़कों पर जनता उतरेगी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। लेकिन नाराजगी यहाँ पर सरकार की, चाहे हम नेपाल की बात करें और अब पेरिस में हो रहे इस आंदोलन की बात करें, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे का खेल वो सामने दिखता है। और चाहे वो राजनीतिक कारणों से हो, चाहे कई राजनेता इसको हवा दे रहे हो या फिर वाकई में वहां की जनता का गुस्सा हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पेरिस जैसे देशों में भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी अन्य देश, जो छोटे देश है, उनकी क्या स्थिति होती होगी। जी अच्छा विनय, एक समझने वाली बात यह भी है, क्या इस तरीके के जो ये आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, ये लोकतांत्रिक आवाज को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं या फिर सामाजिक स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ कर रख देते हैं?
देखिए, लोकतांत्रिक आवाज को कितना मजबूती मिलती है इससे ये कहना मुश्किल है, लेकिन सामाजिक संतुलन जरूर बिगड़ता है। अगर हम नेपाल का ही उदाहरण दें कि अगर आने वाले कुछ दिनों में वहां पे स्थिति सामान्य हो जाती है, सब कुछ पटरी पे आ जाता है, लेकिन नेपाल को फिर से नेपाल बनने में समय लग जाएगा। जिस तरह से वहां की संसद को जलाया गया, प्रधानमंत्री आवास को जलाया गया, और भी कई अहम इमारतें वहां पे जो सरकारी इमारतें हैं उनको आग के हवाले किया गया, तो उसको एक बार फिर से बनने में समय लगेगा, उस नेपाल को पुराने नेपाल बनने में समय लगेगा। तो सामाजिक संतुलन यहाँ पर बिगड़ता है और कहीं ना कहीं एक संदेश गलत जाता है। नेपाल की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले दिनों तक, क्योंकि नेपाल एक टूरिज्म देश भी है, तो आने वाले कुछ दिनों तक नेपाल का जो टूरिज्म है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि नेपाल जाने से फिलहाल लोग डरेंगे। तो यहाँ पे सामाजिक संतुलन है वो बिगड़ता है, देश की छवि खराब होती है, देश की जो संपत्ति है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वहां की संसद, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व प्रधानमंत्री आवास, इन सबको क्षति पहुंची, तो इन सबको भी रिकंस्ट्रक्ट करने में समय लगेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे नुकसान नेपाल की जनता का भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर टूरिज्म नहीं होगा, क्योंकि नेपाल की जनता की बहुत बड़ी आय टूरिज्म से है, टूरिज्म नहीं होगा तो लाजमी है कि उनको आने वाले समय में आर्थिक रूप का भी बिल्कुल आने वाले समय में क्या होता है वो देखना होगा। अभी फिलहाल बहुत शुक्रिया विनय, आपने जानकारी दी नेपाल से जुड़ी हुई भी और फ्रांस पेरिस से जुड़ी हुई भी, पूरी जानकारी आपने साझा की। कल फिर होगी मुलाकात एक और मुद्दे के साथ, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।